क्या क्या लिंक ना? तूने स्ट्रीमिंग चालू कर दिया क्या? कर दिया? कब बोलेगा फिर? एक मिनट। हाँ, ओके, चेक। I'll just share the link with the other students and then we'll start with the class. Copy link. Okay. So very good afternoon to all my dear friends. Good afternoon everyone. So I think I'm audible as well as visible. I'll just wait for a minute for the other students to join in and then we'll start with the class. Good afternoon everyone, good afternoon. I'm good, thank you so much. How are you all? Thank you so much Nisha, thank you. चलो शुरू करते हैं। ओके, तो कल हमने क्या किया था? कल मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है क्यों बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वी स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल जहां पे मैंने आपको बताया था अर्लियर सिर्फ आप एक अकेले थे और आपने एक बिजनेस शुरू किया, फिर आप और आपके दो दोस्त, फिर आपको और फंड्स की जरूरत थी तो आप, आपके दो दोस्त और कुछ फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हुए थे। बट इस स्टेज पे अब आपने क्या किया था? ओनरशिप को सेपरेट रखा था फ्रॉम द मैनेजमेंट। आपने और आपके दोस्तों ने ही मैनेजमेंट को अपने पास रखा था, बट ओनरशिप के लिए आपने आपके घर वालों को बोला था कि पैसे दो और इस बिजनेस के ओनर बन जाओ। साल भर बिजनेस आप और आपके दोस्त ही करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारे ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और एक लास्ट स्टेज था जिसके लिए मैंने आपको एक गुरुकांत देसाई, गुरु मूवी का एक सीन भी दिखाया था, जहां पे अब आप क्या कर रहे थे? पब्लिक के पास जा रहे थे, आम जनता के पास जा रहे थे और जनता को आप कह रहे थे 10 रुपए दो और मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो और कंपनी के मालिक बन जाओ। ऐसे करके थोड़ा 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 पब्लिक में से हर एक बंदे ने कुछ तो पैसा कंट्रीब्यूट किया है। इसी पैसों से बिजनेस आप और आपके दो दोस्त ही कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट अभी भी आपके हाथों में ही है। वो लोग पैसा देकर सिर्फ बन जाते हैं ओनर ऑफ दिस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साल भर बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है दैट यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू दोस ओनर्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने कंपनीज एक्ट की शुरुआत नहीं की है। कल तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को होना जरूरी है, तो हल्की सी झलक दी थी कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडेड एडवांटेजेस होते हैं ओवर अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोल प्रोप्राइटरीशिप आपने 11th 12th में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरीशिप में क्या होता है? एक ही पर्सन ओनर भी होता है और मैनेजर भी होता है। अब देखो, अगर एक ही पर्सन ओनर भी है और मैनेजर भी है, ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो टाइम का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, एफर्ट्स का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, लोकेशन का भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। वन पर्सन कैन बी ओनली एट वन प्लेस एट वन टाइम, एंड अलोंग विद दैट अगर वो पर्सन को कुछ हो गया, बिजनेस डायरेक्टली हैम्पर होने वाला है।
ऐसा ही कुछ दिक्कत पार्टनरशिप के केस में भी होता है, बिकॉज पार्टनरशिप इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज अ बिजनेस कंडक्टेड बाय 2 और मोर पर्सन्स टुगेदर। यहां पे भी ओनर और मैनेजर्स यही पार्टनर्स होते हैं। तो किसी के डेथ से या किसी के रिटायरमेंट से या किसी के इनसैनिटी से बिजनेस जो है अफेक्ट हो सकता है। से 2 ही पार्टनर्स है, एक पर्सन इंसेन हो गया, क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं। या 2 में से एक बंदा अगर रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। सो बेसिकली उस पर्सन के हिसाब से पार्टनरशिप या तो एग्जिस्ट होती है या तो डिसॉल्व होती है। अलॉन्ग विद दैट आप ओनर भी हो, मैनेजर भी हो, मतलब लिमिटेड फाइनेंस अरेंज हो सकता है। 2 लोग ज्यादा से ज्यादा कितना फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजर होता है वही ओनर होता है और वही लोग फंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर पार्टनरशिप को और फंड्स चाहिए तो फिर उन्हें बैंक में जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। सो बेसिकली इट विल बिकम अ डेट जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच इज नॉट रीजनेबल। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। तो अब ओनर्स आएंगे जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी। कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। मैं आपको कुछ दिनों बाद सिखाने वाली हूं, प्रोबेबली इन द कमिंग वीक, कि कंपनी इज बेसिकली अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, which is different from the owners and the managers. किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, शेयर होल्डर की डेथ हो गई, कंपनी को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रहा था ना, अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई क्या बिजनेस चलता रहेगा? नहीं। क्या बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा? बट ऐसा कंपनी में नहीं होता है। अब हम देखने वाले हैं ये जो मैनेजर्स है ना, मैनेजर्स, उनको कहा जाता है एज द डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है बोलो तो एक बार? डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बदलते रहते हैं, इनफैक्ट शेयर होल्डर्स भी बदलते रहते हैं। हम तो देखते हैं जो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, हर मिनट क्या हर पल में इन शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब हर एक सेकंड में इन शेयर्स का ओनर चेंज हो रहा है, कंपनी का ओनर चेंज हो रहा है। बट इससे क्या कंपनी के बिजनेस में कोई भी इफेक्ट होता है? नहीं। कंपनी जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहती है और कंपनी का बिजनेस चलते रहता है। साथ साथ में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में माय डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड मतलब क्या? कल जाके अगर बिजनेस के लायबिलिटीज को बिजनेस का पैसा देना कम हो जाता है, बिजनेस की लायबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बिजनेस की एसेट्स, पार्टनर्स को या सोल प्रोप्राइटर को अपना घर का पैसा देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीपे द लायबिलिटीज इन द नेम ऑफ द बिजनेस। सो बेसिकली पार्टनर्स या सोल प्रोप्राइटर पर्सनली लायबल होता है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखने वाले हो लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। कैसी होती है? लिमिटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर्स के फेस वैल्यू का अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ना उससे 1 रुपया ज्यादा ना उससे 1 रुपया कम। सो बेसिकली वी नो कि एटलीस्ट हमारा घर का पैसा बिजनेस में नहीं डूबेगा। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इट हैज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट डज नॉट हैव अ नेचुरल बर्थ लाइक यू एंड मी। जो चीजों का नेचुरल बर्थ होता है दे ऑल्सो हैव अ डेथ, वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनी क्रीचर जिसका नेचुरल बर्थ है उसका डेथ भी है। बट एन एंटिटी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ cannot have a death. That can be, obviously it can be dissolved, but that is if we wish to. अचानक से एक दिन कंपनी मर गई ऐसा सुनने में नहीं आता है। It is a process and we follow that process and then we close the company, that too if we wish to. नहीं तो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी जो है वो चलती ही रहेगी। तो आज इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ चीजें जानने वाले हैं। तो मैं क्या चाहती हूं, आप लोग क्या करो, सिर्फ मेरे एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करो और समझने की कोशिश कीजिए व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी। ओके, एक्ट की शुरुआत इसी के बाद मैं करने वाली हूं। देखो,
कोई अगर पूछता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ मोबाइल फोन, क्या आप लोग मुझे बोल सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय अ मोबाइल फोन? अगर मैं आपको पूछती हूँ फोन मतलब क्या? ओके फाइन, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके अलावा वर्चुअल स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, अगर मैं आपको पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय अ मोबाइल फोन, व्हाट आंसर वुड यू गिव मी? ओके, सिद्धार्थ कह रहा है मैम अ गैजेट मीन्स अ मोबाइल फोन। ऐसी कोई चीज जिससे बात कर सकते हैं, बात करने का जरिया, दिव्या कहती है उसको कहते हैं अ मोबाइल फोन। कोई कह रहा है अ मशीन इज अ मोबाइल फोन। देवांश कह रहा है सेलफोन इज अ मोबाइल फोन। वाह बेटा, आप नहीं होते तो क्या होता। ओके, अ मोबाइल फोन इज अ डिवाइस, अ मोबाइल फोन इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, जिससे हम बात कर सकते, अच्छा गेम्स प्ले कर सकते हैं। वाह बेटा, और कुछ बात कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गैजेट है। ऐसा कोई डिवाइस है जो स्मार्ट है, अच्छा अच्छा, जिसमें हम रेडियो प्ले कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो सुनो मेरी बात, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। अगर आप देखोगे हर एक बच्चा जिसने जवाब दिया है यहां पे, एवरी स्टूडेंट, व्हाट हैज एवरी स्टूडेंट डन ओवर हियर? जब मैंने बच्चे को पूछा कि मोबाइल फोन क्या होता है, नोबडी वाज एबल टू डिफाइन अ मोबाइल फोन। It is literally very difficult to define a mobile phone. But how is the understanding of a mobile phone for us? Through its features. कैसे समझने की कोशिश की है? उसके फीचर्स के जरिए से उसको समझने की कोशिश की है। किसी ने कहा है हम इस मोबाइल फोन से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी ने कहा है हम उसके ऊपर गेम्स खेल सकते हैं, किसी ने कहा है हम गाने सुन सकते हैं, कोई कहता है हम रेडियो सुन सकते हैं, कोई कहता है हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई कहता है इंफॉर्मेशन अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो हम गूगल कर सकते हैं, कोई कह रहा है हमें किसी को फोन करना है या इनकमिंग कॉल्स रिसीव करने हैं, मैसेजेस भेजने हैं, सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, वीडियोस भेजने हैं, वॉइस नोट्स भेजने हैं, रिसीव करने हैं, ये सारी चीजें। या आज किसी ने ये नहीं कहा कि पेमेंट, आजकल मोबाइल वॉलेट भी होता है, पेमेंट भी अगर करना है सो एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू दिस पर्टिकुलर फोन। सो बेसिकली ये सारे फीचर्स जिस गैजेट में है उस गैजेट को हम कहते हैं अ मोबाइल फोन। सिमिलरली अगर आप लोग मुझे पूछते हो मैम, ओ मैम हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले तो आप हमें ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, बाद में हम जानेंगे ना एक्ट क्या होता है। जैसे जो बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, पहले मैंने क्या किया था, पहले 2 दिन आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द के बारे में सिखाया था, याद है आपको? अनुष्का विराट का एग्जाम्पल, क्या तुम्हें याद है? हाँ या ना? सलमान एंड कटरीना का एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर हम कंपनीज एक्ट देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि कंपनी मतलब क्या होता है, उसके बाद कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है वो हम देखेंगे। बट जैसे मोबाइल फोन को डिस्क्राइब करना इज वेरी डिफिकल्ट, सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स कंपनी को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप कंपनीज एक्ट को देखते हो, कंपनीज एक्ट को देखते हो, जनरली सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशंस होती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या, ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करता है, देखेंगे, वो भी देखेंगे, आज के सेशन में ही देखेंगे। एंड सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। तो इसी सेक्शन 2 में ना कंपनी को भी डिफाइन किया गया है। और जस्ट रीड दिस डेफिनेशन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू डिफाइन अ कंपनी। जैसे मोबाइल को डिफाइन करना डिफिकल्ट है ना, सेम दिक्कत लॉ मेकर्स भी फेस कर रहे थे जब वो कंपनी शब्द को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। देखो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कंपनी इस शब्द की डेफिनेशन जो ग्रीन में है। मैं चाहती हूं आप लोग एक साथ रीड करेंगे टुगेदर, 1 2 3 कम ऑन स्टार्ट। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये वो डेफिनेशन है। What do you mean by a company? Company means a company. मैम मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल मतलब स्मार्टफोन मैम, मोबाइल मतलब सेल फोन। तो कंपनी मतलब क्या? कंपनी मतलब कंपनी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द वर्ड कंपनी। तो वही चीज लॉ मेकर्स के सामने भी आई एंड दैट इज व्हाई व्हेन दे वर डिफाइनिंग द वर्ड कंपनी, ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसने लिखा है?
लॉ मेकर्स ने लिखा है, लॉ मेकर्स कह रहे हैं लैग हो रहा है, वॉइस लैग हो रही है। इसलिए फोन भी आके गया मुझे, चेक कीजिए एक बार। इज इट लैगिंग? इट्स क्लियर, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। वैसे ही लॉ मेकर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था कंपनी इस शब्द को डिफाइन करना, एंड दैट इज व्हाई दे हैव डिफाइंड दिस इन दिस मैनर। क्या कहते हैं वो लोग? कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ company which is incorporated. So basically it has to be incorporated, it has to be created in the eyes of law under this act. This act matlab which act? The Companies Act 2013 or under any previous company law. मैंने कल जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कहा था 2013 Act is not the first Companies Act. इसके पहले 1956 एक्ट था, उसके पहले भी 1913 वाला एक्ट था. सो बेसिकली इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर दैट एक्ट, स्टिल यू विल बी रिगार्डेड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट. जैसे कि आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. रिलायंस पावर के बारे में आपने सुना है, रिलायंस पावर लिमिटेड इज अ कंपनी. क्या आप लोगों ने सुना है? रिलायंस पावर लिमिटेड. ओके ना? ओम प्लीज चेक द कनेक्टिविटी एट योर साइड एंड स्टॉप स्पैमिंग यार प्लीज. तो सुनो, अरे बच्चे संभाल ही नहीं सकते अपने आप को, कैसे होगा तुम लोगों का? मैं क्या बोल रही थी, लिंक टूट जाती. क्या बोला मैंने? हाँ, रिलायंस पावर लिमिटेड. रिलायंस पावर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2008. कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुआ था बोलो तो? 2008. तब ना 2008 में कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करती थी. कौन सी? कंपनीज एक्ट 1956. सो बेसिकली रिलायंस पावर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. कुछ साल पहले मतलब कब? 2013 में क्या हुआ? 1956 एक्ट को हटाया गया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया हमने उस एक्ट को, और उसी के बदले में हमने इंट्रोड्यूस किया कंपनीज एक्ट 2013. अब उस एक्ट को तो हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, बट व्हाट अबाउट दोस कंपनीज व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दैट एक्ट? है ना? जैसे रिलायंस पावर लिमिटेड. अच्छा, 2013 के बाद अगर आप नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो फिर तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा. बट अरे कितनी सारी कंपनीज है नॉर्मल अपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, कब की इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है? क्या ये 2013 के बाद पैदा हुई है? नो, इतने सालों पहले ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है. उनका क्या होगा? तो इसीलिए आगे लॉ मेकर ने लिखा है इवन दोस कंपनीज व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनीज एक्ट विल बी रिगार्डेड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट. जिसके वजह से क्या अब ये कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? बोलो ना हाँ या ना? हाँ. रिलायंस पावर क्या ये बोल सकता है हम लोग तो 1956 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड थे, वो एक्ट तो अभी हट गई, तो अभी हमें कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या ऐसा रिलायंस पावर कह सकता है? नहीं. क्या ये डेफिनेशन के जरिए से रिलायंस पावर को अब कंपनी माना जाएगा? और अगर वो कंपनी है, क्या उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? हाँ. तो अब देखो, यही कंपनी को समझने के लिए हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? उसके फीचर्स. जैसे मोबाइल को समझने के लिए हमने मोबाइल के फीचर्स समझे हैं. ऐसा डिवाइस
जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी का कॉल रिसीव कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हैं, फोटोज शेयर कर सकते हैं, वीडियोज शेयर कर सकते हैं, वीडियोज यूट्यूब पे देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, हाँ या ना, ये सारी चीजें, या पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, बेसिकली मोबाइल वॉलेट होता है। तो ये सारी चीजें जिस गैजेट से हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? मोबाइल फोन। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सिमिलरली अगर कोई आपको पूछे दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, अब आप कंपनी मीन्स अ कंपनी कहोगे, ओके, बट नाउ उससे सामने वाले को क्लैरिटी नहीं आएगी. And thus, in order to clear this concept, what are we going to tell him? The features of a company. What are we going to tell him? The features of a कंपनी. फीचर्स से अब क्या होगा? फीचर्स से हमें समझ में आएगा कि ये जो गैजेट है ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, एंड वील गेट अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इट इज. सिमिलरली कंपनी क्या होती है, इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे? कंपनी के फीचर्स देखेंगे. ठीक है. सो कंपनी के फीचर्स आपके टेक्स्ट बुक्स में ये कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 172 पे. Okay, but right now you all just have to concentrate on what I'm teaching you all. Later on we will do the reading part. Okay. Features. अच्छा पहले तो एक बताओ मुझे, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है? सेम होता है. डोंट नो. भाई बोलो, फीचर्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा होता है या अलग अलग होता है? रिपीट अगेन. दिनेश कहता है मैम रिपीट द क्वेश्चन अगेन. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? टीशा, कृपा जैन, कनिका, देसी केएस, गेमिंग सब कह रहे सेम 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 सेम. अच्छा क्या है इस बच्चे का नाम? रापचिक अपत्तू. अच्छा ठीक है. वो कह रहा है डिफरेंट है, राहुल कह रहा है डिफरेंट है. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं सेम है, बट लेट मी टेल यू फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है. वेट आई एक्सप्लेन इट टू यू. आई थॉट यू ऑल नो दिस. ऐसे आपके 11-12 में हुआ नहीं क्या? फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ साइंस बैकग्राउंड क्या? आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स करके सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था? था ना उसी, उसमें आपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, बट ये नहीं पता था आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है. कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. तो सुनो मेरी बात. चलो इसको ही पूछता. आपका नाम क्या है बेटा? पूजेश. तो सुनो ना मेरी बात. अगर मैं इस लड़के से, मैं पूजेश से पूछती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल के तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए या कैसी बीवी चाहिए, जो भी है, तो तुम मुझे बताओ कुछ चीजें जो तुम्हें चाहिए उसमें. शर्माओ मत, इट इज ओके. क्या लड़की होनी चाहिए? अच्छा हाँ राइट, वो मीम बनाया था किसी बच्चे ने, लड़की होनी चाहिए. बोलो मुझे. सपोज से फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू कि तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो तुम क्या बोलने वाले हो? तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? कि तुमने सोचा नहीं इस बारे में? सीए बच्चे सोचते भी नहीं है इस बारे में. अच्छा कैसी बीवी चाहिए? हम सिंसियर है, डायरेक्टली शादी करेंगे. तो बीवी के बारे में कहाँ सोचेंगे? अच्छा आज मैं सोचने लगाती हूँ कि तुम्हें कैसी बीवी चाहिए, तो बताओ अभी, या कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, या है, तो अब सोचने का क्या मतलब? ऐसा कुछ है? नहीं. कोई बात नहीं बेटा, शर्मा गया. ठीक है. आप लोग बताओ वर्चुअल स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, आप क्या बताओगे मुझे? मुझे बताओ कुछ तो चीजें जो आपको चाहिए. नहीं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता है. फीचर्स और पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है. अरे कुछ तो बोलो. इतने भी सिंसियर नहीं हो आप लोग. हाँ पता है मुझे, जितने इतने सिंसियरली बिहेव कर रहे हो. कौन?
अच्छा ठीक है, देखो किसी ने कहा है, राज ने कहा है मैम सुशील होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और कुछ बेटा उसके अलावा? अच्छी दिखने वाली चाहिए, से एडुकेटेड होनी चाहिए, मेरा और फैमिली वालों का ख्याल रखने वाली चाहिए, हाँ या ना? और अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए। हो सकता है कोई बोलेगा कि अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए, हाँ या ना? सेम कास्ट की होनी चाहिए, कोई ऐसा भी बोल सकता है, सेम कास्ट की होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आपके एक्सपेक्टेशंस है, कोई भी लेवल की होनी चाहिए, हाँ कोई भी लेवल की हो सकती है, कटरीना कैफ जैसी होनी चाहिए, कुछ भी बोल सकते हो आप, बोलने के लिए क्या है ना? सो यस, तो देखो हो सकता है कोई कहे सीए होनी चाहिए, सेम कास्ट की होनी चाहिए, शी शुड बी लविंग एंड केयरिंग, ओके, शी शुड बी अ गुड कुक, और मे बी एडुकेटेड, में भी आई वॉन्ट अ सीए ओनली, मेरे को सीए से ही शादी करनी है, कंपैटिबिलिटी होती है। अगर कोई डॉक्टर मिल गया तो फिर मेरे को समझने में उसको और उसको मुझे समझने में आधी जिंदगी निकल जाएगी, हो सकता है ना? ऐसा आप सोच रहे हो, तो अब आपने ऐसा सोचा है, तो अब देखो जब आप, कोई कौन कह रहा है गोरी होनी चाहिए, कसम वाइट सर। बेटा थोड़ी ब्रॉड माइंडेड रखो अपनी सोच। अच्छा ठीक है, कोई कह रहा है ऑनेस्ट होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, अच्छा जिंदा होनी चाहिए। अच्छा तो तो अब देखो जब मैं ऐसा सवाल पूछती हूं कि आपको कैसी लड़की चाहिए, सो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट इन द गर्ल। बट अब जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला, लंबी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, क्वालिफाइड भी होनी चाहिए, अच्छा खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज क्या होना या मिलना मुश्किल है? हाँ, ऑलमोस्ट मुश्किल है, हाँ या ना? सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पुजेश विल गेट ऑल दीज क्वालिटीज इन दैट गर्ल, हाँ या ना? तो अब जो उसको लड़की मिली है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है या उसकी जो बीवी है, उसमें एक्चुअली ये 10 क्वालिटीज में से होगी 8 क्वालिटीज। तो ये जो 8 क्वालिटीज है उसको हम कहते हैं फीचर्स, उसको हम क्या कहते हैं? फीचर्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर समथिंग व्हाट वी वांट एंड फीचर्स आर समथिंग व्हाट वी हैव। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूं, सपोज इफ यू गो टू अ मोबाइल फोन शॉप, आप वो भैया से क्या कहते हो? सपोज यू लाइक्ड दिस फोन, व्हाट डू यू आस्क हिम कि भैया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस फोन और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फोन? यस, व्हाट यू आस्क हिम इज व्हाट आर द फीचर्स, भैया इस फोन के फीचर्स क्या है बताना। फीचर्स मतलब व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द फोन, समथिंग नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ही इज टेलिंग अस what are actually the qualities of this phone। तो बोलेगा कैमरा इतने इसका है, इसका रैम इतना है, इसकी स्क्रीन की साइज इतनी है, इसमें इतना इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी है, या जो भी रहता है वो सारी चीज़ें जो है वो भैया बोलेगा ये कलर्स में अवेलेबल है, ये प्राइस में अवेलेबल है। सो व्हाट ही इज टेलिंग अस आर एक्चुअली द फीचर्स ऑफ द मोबाइल फोन। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, तो जो सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सेम होते हैं, इट इज रॉन्ग। फीचर्स आर समथिंग दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट, in that mobile phone or in a company, as versus to characteristics is something that we want to have in an object। तो हम देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 172 पे आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या देख रहे हैं? फीचर्स देख रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं? अरे बोलो ना। Yes, we are looking into the features of a company, firm or organization। तो ये सारी चीजें है या चाहिए? है या चाहिए? है, ये सारी चीजें है। और इसी से अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज अ कंपनी, क्योंकि ये सारी चीजें जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको हम कहते हैं एज अ कंपनी। ऐसा गैजेट जिससे हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वीडियो वॉइस नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं गाने, साथ साथ हम लोग फोटोज क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट रख सकते हैं। ये सारी चीजें जिस गैजेट में है उसको कहते हैं मोबाइल फोन। ये सारे फीचर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको कहते हैं एज अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो सबसे पहला, आई विल जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन दिस पर्टिकुलर वन नोट।
सबसे पहला फीचर ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट इज एन आर्टिफिशियल, एक मिनट, आई जस्ट राइट डाउन, आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा संभालो अपने आप को, अब वो एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है, कॉन्सेंट्रेट। पानी पी के आइए सब लोग। A company form of organization is an artificial person. What is it? Come on, tell me. Artificial person. Artificial मतलब? Okay, fine. Man-made कह सकते हैं. Something that is not natural. अच्छा सुनो ना मेरी बात. मैंने fictitious कहा है क्या यहाँ पे? fictitious. Virtual students, please ध्यान दीजिए. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? fictitious कहा है या artificial कहा है? आर्टिफिशियल। फिक्टिशियस और आर्टिफिशियल सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन योर इमेजिनेशन, समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन योर इमेजिनेशन। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन इज फिक्टिशियस, वंडर वुमेन इज फिक्टिशियस। Is she existing in reality? No. She is only existing in our imagination. She is a fictitious character. कंपनी fictitious नहीं है, कंपनी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस नेचुरल नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है? आर्टिफिशियल। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूं। अ नेचुरल फ्लावर, अ नेचुरल रोज एंड एन आर्टिफिशियल रोज। होता है ना, घर पे हम लोग सजाते हैं आर्टिफिशियल फूलों से, हाँ या ना? यहां पे नेचुरल फ्लावर है और यहां पे आर्टिफिशियल फ्लावर है, दोनों भी एग्जिस्टेंस में है। समझने की कोशिश करो। इट इज नॉट दैट आर्टिफिशियल फ्लावर इज एग्जिस्टिंग इन आवर इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, एक्चुअली हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस है, इसका नेचुरल बर्थ हुआ है और इसका आर्टिफिशियल बर्थ हुआ है, मतलब मैन हैज क्रिएटेड दिस आर्टिफिशियल फ्लावर। डिड नॉट अंडरस्टैंड? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। सो यहीं पे वही चीज है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स नॉट फिक्टिशियस। रिमेंबर, इट इज नॉट fictitious, it is artificial. Artificial means something which does not have a natural birth. It is created by us. How it is created? By this process of law. मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसी में आप देखने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में दैट वी हैव क्रिएटेड दिस प्रोसीजर इन लॉ, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करने से ये पर्टिकुलर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है। सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल person. It is created by a process which is given in the Companies Act 2013. It is created by law. It is in existence. कानून की आंखों से देखो, आपको क्या कंपनी नजर आ रही है? Yes. So company is existing and it is created by law. Next point. लिखा था, इसको क्या हुआ? नेक्स्ट, a company form of organization has a perpetual succession. Perpetual succession. चार तेरे लिए भी लेके आ जा। अंकुश, अंकुश तेरे लिए भी लेके आ जा। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जिनको नहीं पता है प्लीज लिख दीजिए कंटिन्यूअस, इंफिनिटी तक। और सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का
एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस होता है. क्या होता है? एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी ऑफ एनी मेंबर और एनी डायरेक्टर. इनफैक्ट मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा. उसका एग्जिस्टेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होने वाला. It has a perpetual existence. Why it has a perpetual existence? Because it is an entity which is created by law. It is an entity which is created by law and it can only be destroyed by law. It is created by law and it can only be destroyed by law. किसी मेंबर या डायरेक्टर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी से कंपनी के एग्जिस्टेंस में अफेक्ट नहीं होता है. इट्स एग्जिस्टेंस इज परपेचुअल इन नेचर. ओके, तो देखो दो फीचर्स है. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कैसी है कंपनी बोलो तो? आर्टिफिशियल पर्सन. इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है एवरी कंपनी मे हैव इट्स ओन कॉमन सील. व्हाट इज अ कॉमन सील? अब देखो, a company is a person. A company is a person. And because a company is a person, every person has the right to enter into contracts. Okay? जो बच्चों का contract act नहीं हुआ है, you all will understand that any two persons can enter into contract. And two persons can either be natural persons, artificial persons, or a combination of both natural as well as artificial person. पते की बात यह है कि company is a person. It is a person. It is a person. And because a company is a person, it has a right to enter into contracts. Because a company is a person, it has a right to enter into contracts. अब कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में है तो पार्टीज का साइन होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटन में है तो क्या होना जरूरी है? साइन होना जरूरी है दोनों पार्टीज का. बट अब मुझे बताओ, कंपनी तो नेचुरल नहीं है. कंपनी नेचुरल पर्सन है क्या? कैसी है वो? आर्टिफिशियल. तो उसके पास हमारे जैसे हाथ या पैर है? नहीं. कैन इट साइन ऑन इट्स ओन कि देखो कंपनी ने साइन किया है आके? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है. तो इसीलिए वी हैव क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉमन सील. वी हैव क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? कॉमन सील. What is a common seal? A common seal is nothing but it is like the signature of the company. I'll show it to you all. Wait. Common seal कैसे दिखता है? I'll show you to you. Oh, internet. मुकेश, मैंने चार्जर का प्लग निकाल दिया है. यू डोंट हैव टू मैसेज मी अगेन एंड अगेन फॉर द सेम थिंग. क्या हो गया इसको? बेटा अगर नेट खत्म हुआ होता तो फिर स्ट्रीमिंग कैसे चालू है? बस इसको क्या हुआ? ठीक है, I'll see later on. Common seal. ऐसा होना नहीं चाहिए.
ये देखो, दिस इज अ कॉमन सील, ये दिख रहा है आपको? इट इज नॉट अ स्टैम्प, हाँ, इट इज नॉट अ स्टैम्प. स्टैम्प अलग होता है, जो इंक वाला होता है, ब्लू इंक, ब्लैक इंक, दैट इज अ स्टैम्प. दिस इज अ सील. व्हाट इज दिस? कॉमन सील. कॉमन सील में आप क्या करते हो? से दिस इज अ शीट ऑफ पेपर. आप क्या करते हो? ये आपको नजर आ रहा है, ये वाली चीज यहां पे बीच में, इसको यहां से नीचे पुश करते हो, यहां पे पेपर को अंदर डालते हो इस जगह पे, और फिर यू प्रेस इट, एंड वंस यू प्रेस इट ऐसा इंप्रेशन आ जाता है, ऐसा. सो बेसिकली आप उसको महसूस कर सकते हो. बचपन में जैसे हम कॉइन रखते थे और पेंसिल से ऐसे करते थे तो कैसा इंप्रेशन आता था, सिमिलरली समवॉट लाइक दिस कम्स द इंप्रेशन ऑफ द कॉमन सील. This is nothing but this is the signature of a company. ये देखो, this is nothing but this is what? The signature of a company form of organization. तो आप क्या कर सकते हो? आप अगर चाहो आपकी कंपनी का बनवा सकते हो कॉमन सील. जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की सिग्नेचर आना जरूरी है, वहां पे आप क्या करोगे? कॉमन सील को अफिक्स कर दोगे. जैसे आप कॉमन सील को फिक्स करते हो, माना जाएगा कि यहां पे कंपनी ने अपना कंसेंट दिया है, अपना एसेंट दिया है, मंजूरी दी है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो 2013 में जब एक्ट आई थी, 2013 में जब एक्ट आई थी, तब कॉमन सील कंपल्सरी था. कंपल्सरी. ओके, तेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं. जब 2013 में यह एक्ट आई थी तो कॉमन सील कंपल्सरी था. बट बाद में लॉ मेकर्स ने सोचा कंपनी तो वैसे भी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी तो ना खुद साइन कर सकती है ना सील अफिक्स कर सकती है. सील भी कौन अफिक्स कर रहा है? डायरेक्टर्स. तो उसके बदले हम लोग डायरेक्टर्स को ही साइन करने की अथॉरिटी दे देते हैं. लॉजिकल ना? खुद तो कंपनी सील अफिक्स करने नहीं वाली है, डायरेक्टर्स ही कंपनी के बिहाफ पे करने वाले. सो इंस्टेड ऑफ अफिक्सिंग द सील, द डायरेक्टर्स विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. सो अब मतलब कब? आज के जमाने में 2015 में वो अमेंडमेंट आया था, तो 2015 के बाद से हम लोग तो अभी 2021 में हैं. आज के जमाने में कंपनी के पास कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है. मैंडेटरी नहीं है. इन शॉर्ट इट इज ऑप्शनल. बोलो तो मुझे, कॉमन सील आज के जमाने में ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? ऑप्शनल है. तो अगर आपके पास कॉमन सील है, क्या बात है, और अगर ना भी है कोई बात नहीं है, दो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे साइन कर लेंगे. ये दोनों डायरेक्टर्स ने साइन किया है, मतलब माना जाएगा कंपनी ने कंसेंट दिया है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. टेल मी, इन टुडेज डेट कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस पर्सन है? आर्टिफिशियल. कंपनी का कैसा सक्सेशन होता है? परपेचुअल सक्सेशन. तो जन्मों जन्मों तक, युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. फोर्थ पॉइंट, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच सेज लाइबिलिटी इज लिमिटेड. लाइबिलिटी इज लिमिटेड. मैं कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द करेक्ट आंसर, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू ऑल. लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? कंपनी की या उसके मेंबर्स की? मेंबर्स की. मेंबर्स की. वर्चुअल बच्चा आप लोग मुझे बताओ, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की या कंपनी की? आवाज बराबर है मेरी? जिनको आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज चेक द कनेक्टिविटी इशू फ्रॉम योर साइड. निशा, मामून, अल रशीद, आप दोनों भी प्लीज कनेक्टिविटी इशू आपके एंड से चेक कीजिए. दोनों की भी. कुछ बच्चे कह रहे हैं कंपनी की, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेंबर्स की. अच्छा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं मेंबर्स की, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों की भी, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कंपनी की. अच्छा, शेयर होल्डर एंड मेंबर इज द सेम फॉर यू ऑल. जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं डिटेल में बताऊंगी कि देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ शेयर होल्डर, बट दैट इज इन इंटर. फाउंडेशन लेवल पे
वी कैन यूज द वर्ड्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स इंटरचेंजेबली. जब आप इंटर में आओगे, हम लोग 2 घंटे, एक सेशन के 2 घंटे होते हैं, उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. बट अभी आई टोल्ड यू ना येस्टरडे के फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट के सिर्फ बेसिक प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया है. सो राइट नाउ फॉर ऑल शेयर होल्डर मेंबर सेम है, समझ लो. ओके, चलो, आई एम गेटिंग मिक्स्ड आंसर्स फ्रॉम यू ऑल. लेट मी टेल यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज. इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की. एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी ऑफ कंपनी योर्स इज. कुछ कंपनीज होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, कुछ कंपनीज होती है लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ कंपनीज जो होती है अनलिमिटेड कंपनी. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी ऑफ कंपनी यू आर, ओके, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. हम ये भी देखने वाले हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज आपके सिलेबस में है. एक छोटा सा एग्जांपल, आपका कंपनी अकाउंट्स हुआ है क्या? अकाउंट्स में हुआ है क्या? तो शेयर्स होते हैं, कुछ पता है आप लोगों को? फेस वैल्यू क्या होती है? इशू प्राइस क्या होता है? बीसीके में भी हुआ है क्या? वंडरफुल. तो फिर ऐसे रिएक्शन से लग रहा नहीं है मुझे आप लोगों के. तो सुनो ना, जैसे कि एवरी कंपनी हैज शेयर्स जिनका ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, है ना. तो यही शेयर्स की क्या होती है? कुछ फेस वैल्यू होती है. क्या होती है? फेस वैल्यू. सो से फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है. एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बोलो तो ₹10 है. और हमने मेंबर्स से ₹6 लिए हैं. कितने पैसे लिए हैं? ₹6. अब देखो कितने पैसे बचे हैं अभी बोलो तो ₹4. तो अब कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा ₹4 हर मेंबर से मांग सकती है. कितने रुपए? 4. इससे ₹1 ज्यादा भी कंपनी अपने मेंबर से नहीं मांग सकती है. सो बेसिकली मेंबर्स की लायबिलिटी is limited up to the extent of the face value. It is limited up to the extent of the face value. वहीं पे कोई दूसरी कंपनी है जिसके शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है. सारे मेंबर्स ने पूरे के पूरे ₹10 दे दिए, तो शेयर्स आर ऑफ ₹10 each, fully paid up shares. अब ऐसी कंपनी तो अपने मेंबर्स से कुछ भी नहीं मांग सकती है. कुछ भी नहीं मांग सकती है. पहले वाले केस में ₹4 मांगे जा सकते थे, दूसरे वाले केस में ₹10 मांग सकती थी, ₹10 मांग लिए है. तो अब इसके बाद कंपनी ₹1 भी अपने मेंबर्स से नहीं मांग सकती है. तो बेसिकली पते की बात क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? जितना भी पैसा आपने दिया है, इफ इट इज फॉलिंग शॉर्ट फॉर द फेस वैल्यू, बस उतना ही पैसा कंपनी आपसे मांग सकती है. और अगर फुली पेड अप है तो कंपनी कुछ नहीं मांग सकती है आपसे. अच्छा, ₹6 मांगे तो ₹4 आपको देने होंगे. से ₹5 आपने दिए हैं तो सिर्फ ₹5 ही मांग सकती है. आपने ऐसा भी हो सकता है से ₹3 दिए हैं तो अब यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ₹7. उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे 10 और यहां पे 3, तो अब आपको कितने देने होंगे? 7. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू, 2 फिगर्स आपको पता होने चाहिए, फेस वैल्यू एंड पेड अप अमाउंट. एंड वॉट एवर इज द डिफरेंशियल, मतलब ये वाला, इज गोइंग टू बी द अमाउंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी. एंड इफ इट इज फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप, then the company cannot demand even a single rupee from you. So basically now you know, जिस दिन आपने कंपनी का वो एक शेयर खरीदा था, उसी दिन आपको पता था कि आपकी लाइबिलिटी ₹10 है. उस ₹10 में से, जैसे केस 1 में आपने ₹6 ऑलरेडी दे दिए हैं, तो अब आपको पता है कि आपकी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है ओनली अप टू ₹4. योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू ₹4. केस 2 में आपको पता है मैक्सिमम आपकी लाइबिलिटी ₹10 है, आपने ₹10 पूरे दे दिए, मतलब नाउ यू आर रेस्ट अश्योर्ड दैट योर लाइबिलिटी हैज एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश्ड मतलब अब खत्म हो चुकी है. अब कंपनी आपसे कुछ भी नहीं मांग सकती. नाउ यू विल ओनली एंजॉय वोटिंग राइट्स, डिविडेंड का राइट्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सारे राइट्स अब आप एंजॉय करोगे. लाइबिलिटी की जहां तक बात है, आपने आपकी ड्यूटीज निभा ली.
अब आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। कंपनी को और पैसे चाहिए और शेयर्स इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, लोन लेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाएगी, कितने सारे जरिए हैं फंड्स रेज करने के लिए। बट आपके पास केस नंबर 2 में कंपनी नहीं आ सकती। क्यों? आपकी लायबिलिटी 10 रुपए तक लिमिटेड थी और आपने वो पूरे के पूरे 10 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं। सो नाउ योर लायबिलिटी हैज एक्सटिंग्विश्ड। अरे हो कि नहीं? हाँ है ना? यस, वेरी गुड। सो हाँ, कोई आपको पूछता है, बहुत सारे इंटर के बच्चे भी ये सवाल का जवाब गलत देते हैं। आपको अगर किसी ने पूछा है लायबिलिटी किसकी लिमिटेड है, चलो मुझे लास्ट बार बता दो किसकी लायबिलिटी लिमिटेड? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। और एक लास्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज a company form of organization is a separate legal entity. It is a separate legal entity. So देखो, separate from whom? Separate from its members and separate from its directors. A company is altogether a different person only. पार्टनरशिप में आप देखोगे पार्टनर्स ही फर्म होता है और फर्म ही पार्टनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर ही वो प्रोप्राइटरशिप होता है। सब कुछ वही है, उसने जो सोचा वही होगा, उसने जो किया वही हो रहा है, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ डिफरेंस दोनों में है ही नहीं। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं कि कंपनी जो होती है वो अलग होती है और उसके डायरेक्टर्स अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है और उसके जो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जिसको लॉ ने बनाया है। किसने बनाया है? लॉ ने। और लॉ ही उसको मिटा सकती है। वी कैन नॉट से दैट वी आर द शेयर होल्डर्स मीन्स वी आर द कंपनी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग शेयर होल्डर है मतलब हम कंपनी है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज है? बोलो ना। क्या हम ऐसा कह सकते हैं नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस है? नहीं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं रतन टाटा टाटा मोटर्स है? नहीं। टाटा मोटर्स अलग, रतन टाटा अलग, नारायण मूर्ति जी अलग, इन्फोसिस अलग। अरे हाँ या ना? हाँ, हो सकता है नारायण मूर्ति जी का आइडिया था ऐसी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का जिससे सॉफ्टवेयर बने। अब उस आइडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट किया थ्रू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग सपोज से फॉर एग्जांपल आपके भैया इन्फोसिस के लिए काम करते हैं, ऐसा ही कहेंगे ना कि आपके भैया कहते हैं मैं नारायण मूर्ति जी के लिए काम करता हूं। ही विल प्राउडली से दैट आई एम वर्किंग फॉर इन्फोसिस, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस। या अगर हमारे पास शेयर्स भी है, हम क्या कहते हैं नारायण मूर्ति जी के शेयर्स है, हमारे पास इन्फोसिस के शेयर्स है। नारायण मूर्ति जी अलग, इन्फोसिस अलग। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? आपने एक कंपनी के बारे में सुना होगा, फ्लिपकार्ट लिमिटेड। सुना है आप लोगों ने? डू यू ऑल नो हु द प्रमोटर्स ऑफ फ्लिपकार्ट लिमिटेड आर? सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। प्लीज चेक दिस वीडियो एंड देन आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में। पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में
बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली। और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया। करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसएल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। तो फ्लिपकार्ट, what is Flipkart? Flipkart is nothing but it is a company form of organization. I'll just show it to you. Flipkart Limited. In fact, it is a private company. जब मैं private company के बारे में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ना, that time I'm going to give you this example of Flipkart. आपको नजर आ रहा है? ये देखो कंपनी का नाम Flipkart प्राइवेट लिमिटेड नजर आ रहा है क्या? बोला ना, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। फ्लिपकार्ट इज एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी। इट इज एन ई कॉमर्स कंपनी। इट इज एन ई कॉमर्स कंपनी। तो मुझे बताओ, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड को क्या कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? देखो, इनकॉर्पोरेट किया है सचिन और बिन्नी बंसल ने। अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सचिन और बिन्नी बंसल का नाम भी नहीं सुना है, हाँ या ना? वो तो सिर्फ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड को जानते हैं। सो बेसिकली सचिन एंड बिन्नी बंसल अलग, फ्लिपकार्ट कंपनी अलग। हम काम करते हैं तो फ्लिपकार्ट के लिए, शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से करते हैं, सचिन और बिन्नी बंसल की वेबसाइट से नहीं करते हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, ओनर्स अलग। We cannot say that Sachin and Binni Bansal are the owners of Flipkart Private Limited. हाँ, सुनो मेरी बात। Suppose they are the promoters. They are the promoter कौन होता है? वो पर्सन होता है जिसको वो आइडिया आया और जिसने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की। हाँ, सपोज ये प्रमोटर ने कंपनी के शेयर्स भी खरीदे, तब उस केस में वो प्रमोटर भी हुए और शेयर होल्डर भी हुए। नहीं आई बात समझ में? और देखो, सुनो मेरी बात, 3 अलग अलग चीजें हैं, प्रमोटर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर। प्रमोटर कौन होता है? वो पर्सन होता है जिसको कंपनी की आइडिया आई कि मुझे कंपनी ऐसी ये बिजनेस करने के लिए खोलनी है। दैट पर्सन इज नोन एज
प्रमोटर। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा सचिन और बिन्नी बंसल के दिमाग में ये आइडिया आई कि उन्हें ऐसी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलनी है जिससे इंडियंस सारा सामान जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ओके, सो दे आर द प्रमोटर्स। अब जब उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, दे थॉट दे शुड बिकम द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब कौन? मैनेजर्स। डायरेक्टर्स मतलब कौन? मैनेजर्स। बिकॉज उनकी आइडिया थी, उनको पता है बिजनेस कैसे करना है, उन्होंने उस फील्ड में एजुकेशन भी लिया था, उनको उस फील्ड का एक्सपोजर भी था, इसलिए दे वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट, सो दे बिकेम द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के साथ साथ इफ दे विश टू दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। क्योंकि देखो, कोई भी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं। हम लोग देखने वाले हैं आगे, यहां पे सिर्फ मैं हल्की सी झलक दे रही हूं क्योंकि ये एग्जाम्पल आया है। और पब्लिक कंपनी में ना कम से कम 7 लोग लगते हैं। आई थॉट यू ऑल मस्ट बी नोइंग ऑल दिस यार। ये सब नहीं पता, 2 लोग लगते हैं, 7 लोग लगते हैं, 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, 3 डायरेक्टर्स लगते हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी में। कुछ भी नहीं पता आप लोगों को? पता है ना? तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए प्रमोटर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है। इतने डिटेल में नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, अगर ये लोग चाहे, वो लोग क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 ओनर्स लगते हैं। 2 ओनर्स मतलब शेयर होल्डर, मेंबर्स। तो वो क्या कर सकते हैं? कोई और 2 लोगों को लाने के बदले वो 2 खुद ही 50-50% शेयर्स ले सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? सचिन और बिन्नी बंसल प्रमोटर भी, शेयर होल्डर भी और डायरेक्टर भी। कैन वन पर्सन प्ले मल्टीपल रोल्स? अरे वी आर ऑल्सो प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। आई एम द डॉटर फॉर माई पेरेंट्स, आई एम द सिस्टर फॉर माई ब्रदर, आई एम द मदर फॉर माई डॉटर, आई एम स्वप्निल सर्स वाइफ। क्या मैं खुद बहुत मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही हूं? तो वैसे ही सचिन एंड बिन्नी बंसल प्रमोटर भी है, डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी है। शेयर होल्डर जब रहेगा तो शेयर होल्डर की सारी राइट्स और ड्यूटीज रहेगी। जब शेयर होल्डर रहेंगे तो शेयर होल्डर की राइट्स और ड्यूटीज रहेगी और उनको निभानी पड़ेगी और राइट्स मिलेगी। जब डायरेक्टर का रोल निभा रहे हैं तो डायरेक्टर के राइट्स उनको मिलेंगे और उनकी ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं जियाना की मदर हूं, एज अ मदर समटाइम्स आई हैव टू बी सॉफ्ट टू हर, समटाइम्स आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ हर। हाँ है ना? वैसे ही अगर मैं सर की वाइफ हूं, मेरे कुछ डिफरेंट रोल्स हैं। या अगर मैं किसी की डॉटर हूं तो मेरे कुछ डिफरेंट रोल्स भी है, कुछ डिफरेंट राइट्स भी है। एज अ डॉटर आई हैव राइट्स ऑन माई पेरेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो फॉर माई पेरेंट्स। सो सेम पर्सन इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। यहां पे भी सचिन एंड बिन्नी बंसल प्रमोटर है, डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है। दे आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स और हर रोल्स के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती है, बट इट इज देयर ऑप्शन। इफ अ प्रमोटर विशेस टू, he may become the director as well as the shareholder। नहीं बनना है, कंपनीज एक्ट में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बनना ही पड़ेगा। देखो, आज के जमाने में नारायण मूर्ति जी इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ इंफोसिस लिमिटेड। आपको पता है? ही इज नॉट द सीईओ। हाँ, तो बेसिकली नाउ ही इज द प्रमोटर। ऑब्वियसली प्रमोटर थे, है और हमेशा रहेंगे। But now he is not into the management of Infosys Limited. So currently he is not the director. It might happen he may be having certain shares. So he is the shareholder. कुछ समय बाद वो शेयर्स भी डिस्पोज कर देंगे तो वो शेयर होल्डर भी नहीं रहेंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? गेटिंग दिस और नो? वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा मैं बाद में जब प्रमोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तब आप समझोगे। गूगल के करंट सीईओ इज एन इंडियन फेलो, यू नो, सुंदर पिचाई। ही इज द सीईओ, ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ गूगल, बट ही इज नॉट द प्रमोटर। लैरी पेज इज द प्रमोटर ऑफ गूगल। ओके, सो डिफरेंट रोल्स होते हैं। इट इज अप टू यू विच रोल यू वांट टू फुलफिल। हाँ या ना? मेरी मर्जी थी, मैंने शादी की, तो नाउ आई ऑल्सो हैव टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वाइफ। I wanted to become a mother, so now it was my choice that I wanted to become a mother. It is your choice. You want to become a director, you want to become a shareholder, या बस कंपनी का कॉन्सेप्ट आपने सोचा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, अब आपको कुछ नहीं करना है, you want to hand over the responsibility to someone else. तो सिर्फ प्रमोटर बन के रह जाना है। वो आपकी मर्जी है, आपका आइडिया है, आपकी चॉइस है। Getting this or no, my dear friends? So basically
whatever is happening for the company. This you have to understand. So basically, Sachin and Binni Bansal are the promoters of Flipkart Limited, are the directors of Flipkart Limited, are the shareholders of Flipkart Limited. Flipkart Limited, private limited अलग, ये लोग अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, शेयरहोल्डर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग. A company is a separate person which is created by law and it can only be dissolved by law. Getting this or no? बस एक केस लॉ है, 2 मिनट में ये केस लॉ मैं आपको समझा रही हूं एंड देन आई विल कॉल इट ऑफ फॉर टुडे. ये देखो ये केस में क्या हुआ था, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये एक केस लॉ है. केस लॉज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स विच हैव हैपेंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, केस लॉ का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. क्या है नाम, सब लोग बोलेंगे, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. ओके, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. So there was this person जिनका नाम था Mr. Salomon, who was carrying on the business of manufacturing boots. Boots समझता है ना? Basically footwear होता है जो ऊपर तक पहनते हैं. Boots manufacture करते थे. And he was doing this business as a sole proprietor. He was doing this business as a sole proprietor. भुवन गोयल, आप क्यों रो रहे हो? संभालो अपने आप को. Salomon was a person who used to do the business of manufacturing boots as a sole proprietor. So now, what he did is, he incorporated a public company. He incorporated a public company. अब देखो, जब public company incorporate होती है ना, 3 directors लगते हैं और 7 members लगते हैं. Members मतलब shareholders. Members मतलब shareholders. अब वो तो अकेले थे, सोल प्रोप्राइटर अकेले थे ना, और अगर उन्हें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है वो अकेले थे, मतलब और 2 डायरेक्टर्स लगेंगे, और अगर 7 शेयर होल्डर्स लगते हैं तो और 6 लोगों को लाना जरूरी था इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी. सो व्हाट ही डिड इज ही along with his wife and he had 1 daughter and 4 sons. अपने फैमिली का पूरा सदुपयोग किया उन्होंने. और क्या किया, देखो वो उनकी बीवी भाई को मतलब बीवी होता है मराठी में, वो उनकी वाइफ, उनके 3 लड़के और उनकी 1 डॉटर, ऐसे करके 7 लोग हो गए. 7 लोग बन गए इस कंपनी के शेयर होल्डर्स, और वो और उनके 2 बड़े बेटे जो थे वो बन गए इस कंपनी के डायरेक्टर्स. बन गए इस कंपनी के क्या बोलो तो डायरेक्टर्स. और ऐसे करके ही इनकॉर्पोरेटेड सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. तो 7 मेंबर्स और देखो ये 3 डायरेक्टर्स, सैलमन खुद और उनके 2 बड़े बेटे बन गए क्या, कंपनी के डायरेक्टर्स. और ऐसे करके ही इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन द नेम ऑफ सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. देखो लिमिटेड लिखा है मतलब इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ओके, ही इनकॉर्पोरेटेड दिस कंपनी इन द नेम ऑफ सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. अब देखो कुछ समय बाद इस कंपनी को पैसों की जरूरत महसूस होने लग गई. कुछ समय बाद इस कंपनी को क्या हो गया, पैसों की जरूरत महसूस होने लग गई. सो व्हाट हैपेंड इज, सैलमन ने खुद ने अपना पर्सनल पैसा कंपनी को दिया. सैलमन अलग, कंपनी अलग. और ये जो पैसा इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनी में was introduced in the form of debentures. It was introduced in the form of what? Come on, tell me. Debentures. Do you all understand the meaning of debentures? Debentures is basically a kind of a debt. It's a debt instrument. So basically company is raising loan. Okay? और ये लोन उन्होंने किससे लिया, सैलमन से ही लिया. तो अब देखो पहली बात तो सैलमन क्या प्रमोटर है, बिकॉज ही गॉट द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दिस कंपनी. वो शेयर होल्डर भी है, हाँ दूसरे 6 लोग भी है बट वो भी है, और प्लस क्या वो डायरेक्टर भी है. सो इजी प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. अब और एक रोल हो गया, क्रेडिटर भी हो गए वो कंपनी के, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर है. मतलब ही इज बेसिकली प्लेइंग 4 रोल्स. नाउ ही हैज ऑल्सो बिकम द creditor of the company. And as a creditor,
he gave the company, so basically he is the lender and company is the borrower. आपको समझता ना क्रेडिटर और डेटर का रिश्ता? अगर वो क्रेडिटर है, so basically he is the lender and the company is the borrower, and he gave 10,000 pounds. It is a British case law and that is why the figures are in pounds. Okay, he gave 10,000 pounds to the company. How much? 10,000 pounds to the company. Unfortunately, कुछ समय बाद the company had to wind up. It got closed. Why it got wound up? Because the company was declared insolvent. मतलब कंपनी की एसेट्स हो गई ज्यादा. सॉरी, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन. कंपनी की लाइबिलिटीज हो गई ज्यादा और एसेट्स हो गई कम. कंपनी की लाइबिलिटीज हो गई ज्यादा और एसेट्स हो गई कम. सो ही हैड टू क्लोज द कंपनी, वाइंड अप द कंपनी. देखो बेचारे कितने सैड है, रो रहे हैं. स्क्रीन पे देखो, दिखे आंसू, रो रहे बेचारे कि मेरी बनी बनाई कंपनी को अब वाइंड अप करना पड़ेगा, वो इंसॉल्वेंट हो गई है. So the company almost ran into liquidation and hence it had to wind up. And now because the company had to wind up, winding up में आप क्या करते हो? एसेट्स को बेचते हो और लाइबिलिटीज को रीपे करते हो. और देखो लाइबिलिटीज को रीपे करने का भी एक ऑर्डर होता है. सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया जाता है, क्रेडिटर्स को. उसके बाद फिर क्या होता है? शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है. ऐसा नहीं होता है कि पहले शेयर होल्डर्स अपने जेब में अपना पैसा रख लेंगे. पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को रीपे किया जाता है, ओनली आफ्टर विच द शेयर होल्डर्स गेट द मनी. तो उसमें भी एक पैटर्न होता है. पहले गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं. ये आप इंटर में शायद पढ़ने वाले हो ये सारी चीजें. सो अब क्योंकि एसेट्स वर अराउंड ओनली 6050 पाउंड्स, अप्रोक्सीमेटली 6000 पाउंड्स, एंड टोटल लाइबिलिटीज वर 18,000, जिसमें से 10,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे और 8,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे. समझते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है. ठीक है, तो अब मुझे बताओ एज अ पर्सन ऑफ अकाउंट्स, ये जो 6050 के एसेट्स है ये किसको दिए जाएंगे? हाँ, वेरी गुड, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. वर्चुअल बच्चे आप लोग जवाब दीजिए. तो ये किसको पेमेंट दिया जाएगा? ये जो पेमेंट है ये किसको दिया जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, फिर आप लोगों की अकाउंट्स क्लास भी है ना? है अकाउंट्स क्लास 5 बजे? यस, वेरी गुड. दिस पेमेंट विल बी गिवन टू, वेरी गुड, नंदिनी, मानस, आयुष, क्या बात है, विवेक, वैष्णवी, शशांक क्या लिखा है आपने? मुझे को समझ में नहीं आया. राजकुमार गुप्ता, टीसा, कृपा, सम्यक, वेरी गुड. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ये पेमेंट जो है वो दिया जाएगा. हु इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन दिस केस? सैलोमन. सैलोमन ही था ना सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, जिसने 10,000 के डिबेंचर सब्सक्राइब किए थे. सिक्योर्ड क्रेडिटर तो खुद सैलोमन ही था. तो जैसे ये 6050 मतलब जितनी एसेट्स थी सारी की सारी एसेट्स सैलोमन को दे दी. समझा क्या आपको? सारी की सारी एसेट्स सैलोमन को दी गई. अब जैसे ही सारी की सारी एसेट्स सैलोमन को दी गई, बाकी के क्रेडिटर्स तो बड़े ही गुस्सा हो गए. कहा ये अच्छा है जज साहब, खुद बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और जितनी भी एसेट्स है वाइंडिंग अप के वक्त खुद की जेब में रख ली. हमारा क्या? गलत हुआ है जज साहब, ये पैसा उसको नहीं हमारे पास जाना चाहिए. अब आप बताओ, अगर आप जज साहब होते तो फिर आप क्या जजमेंट देते? ये पैसा सैलोमन को जाना चाहिए या बाकी के क्रेडिटर्स को जाना चाहिए? सैलोमन को. इसने तो बड़ा ही कांड कर लिया है, कैसे उसको जाएगा? ये लोग कह रहे हैं सैलोमन को. वर्चुअल बच्चे आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो?
अच्छा, आप लोग भी कह रहे हो सैलमन सैलमन, विनीता कह रही है सैलमन, प्रिया राज कह रही है सैलमन, सैलमन भाई को जाना चाहिए, विशाल कह रहा है, अजीत सिंह सैलमन, सलमान खान सलमान खान कहाँ से आ गया अर्जुन? तो यस, द करेक्ट आंसर इज द पेमेंट हैज टू गो टू मिस्टर सैलमन ओनली. व्हाई मिस्टर सैलमन? ये जो पेमेंट मिस्टर सैलमन को दिया जा रहा है दैट इज एज अ क्रेडिटर. आप समझने की कोशिश करो, एज अ शेयर होल्डर उसने खोया ही है सब कुछ. उसने भी, उसकी बीवी ने भी, उसकी लड़की ने भी और उसके लड़कों ने भी सब कुछ खोया है. ये जो पेमेंट हमने दिया है दैट वॉज इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्रेडिटर. वो भी 10,000 हमने पैसे दिए थे, हमको सिर्फ 6,000 पाउंड्स मिले हैं. एज अ क्रेडिटर भी खोया है और एज अ शेयर होल्डर तो जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो तो पूरा का पूरा डूबा है. तो यहां पे सैलमन ने कुछ भी गलत नहीं किया है. उसकी कंपनी है ही नहीं, कंपनी अलग, सैलमन अलग. कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस. एक बार ये रीड कर लीजिए, फिर छुट्टी दे देती हूँ. रीड करो ये डिसीजन. मैं चाहती हूँ सब लोग एक साथ रीड करेंगे. कम ऑन. The court held, everyone has to read, girls, boys, come on. The court held that Salomon and Company Limited was a real company fulfilling all the legal requirements. A company is a legal person distinct from its members and could not be regarded as the agent or trustee of Mr. A company is a legal person, legal person, legal person. Also, आगे read करो, चलो. The company's assets must be applied in payment of secured debentures, as the secured creditor is entitled to payment out of the assets on which his debt is secured in priority to the unsecured. तो ये जो पेमेंट हमको मिला है, हमको मतलब सैलमन को, that was in the capacity of a secured creditor. यहां पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है. Yes or no guys? So ऐसे करके ये 5 फीचर्स थे ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसकी एक मेमोरी टेक्निक है. देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है आप लोग बोलेंगे? यस, फीचर्स ऑफ अ कंपनी. तो कोई भी अगर आपको पूछता है कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग तालियां बजाए. कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग तालियां बजाए, क्लैप्स. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. P is for perpetual succession and S is for separate legal entity. So एक बार मुझे वापस से बताइए, कंपनी कैसी होनी चाहिए? क्लैप. C is for, L is for, A is for, P is for and S is for separate. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस पर्सन है? कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. कंपनी का सक्सेशन कैसा होता है? तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. और एक लास्ट है, क्या था? कॉमन सील हो गया. आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, फिक्टिशियस नहीं होती है. तो लास्ट टाइम बताइए कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाए, क्लैप. सी इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, पी इज फॉर एंड एस इज फॉर सेपरेट. Very good. So chalo, this will be all for today. Thank you very much. I will see you all tomorrow. Bye bye. Take care.